फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक, और इसमें हमने क्या लेयर पढ़े थे? तो पहला लेयर क्या पढ़ा था? ट्रोपोस्फेयर। और इसके बारे में हम लोगों ने सारा जानकारी ले लिया था कि कहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रोपोपॉज क्या होता है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कैसे इसकी हाइट पोल पर कम होती है और इक्वेटर पर बढ़ जाती है, क्यों होती है, ये सारी जानकारी हम लोगों ने ले लिया था। और सारे जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर के कंडीशन, हलचल जो कुछ होता है, सब कुछ कहाँ होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में देख रखा है। ठीक, बहुत डिटेल से। ट्रोपोस्फेयर के बाद हम लोगों ने सेकेंड लेयर पढ़ा था स्ट्रेटोस्फेयर। क्या पढ़ा था? स्ट्रेटोस्फेयर। और इस स्ट्रेटोस्फेयर में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये शांत होता है, यहाँ पर ओजोन लेयर मिलती है जिसको हम लोग ओजोनोस्फेयर कहते हैं। और क्या होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से रोकती है। दूसरा, शांत होता है, और जो थोड़ी बहुत विंड चलती भी है वो क्या है? वो हॉरिजॉन्टल चलती है। तो जो कुछ यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एयर बस यानी एरोप्लेन जो अब इसमें उड़ते हैं, पैसेंजर एरोप्लेन्स, वो क्या होते हैं? वो इसी में उड़ते हैं ताकि उनको डिस्टरबेंस ना हो और कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन इनको डिस्टर्ब ना करे। कभी कभार हम लोग देखते हैं कि कभी कभार, बहुत रेयर चांस होता है कि कोई एक क्लाउड, जिसको हम लोग कहते हैं सीरस क्लाउड, वो बनता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है, शांत रहता है। इसी वजह से हम लोग इसी के थ्रू क्या करते हैं, एरोप्लेन का जितने भी होते हैं वो इसी के थ्रू उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आज जो हम लोग को पढ़ना है वो थर्ड लेयर है, जो है मेसोस्फेयर। थर्ड लेयर क्या है? मेसोस्फेयर, जिसे आज हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कुछ है, जितना है मैं उतनी चीज़ें आपको यहाँ बता दूँ। मेसोस्फेयर की स्टार्टिंग होती है कहाँ से? फ्रॉम 50 किलोमीटर। तो भाई 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर ही है, क्योंकि 0 to 10 या 0 to 18 कह सकते हैं। उसके बाद 15 तक, 18 to 15 स्ट्रेटो, और 15 से लेकर तो फ्रॉम 15 to 80 किलोमीटर क्या है? हाइट। यहाँ तक क्या है? मेसोस्फेयर है। तो अगर देखिए लेयर है तो बेस से नापेंगे तो फिर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट ऐड हो जाएगी, लेकिन हम तो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर से नाप रहे हैं ना। ठीक है, तो वहाँ जब क्वेश्चन में रहे तो वो आपको देखना होगा कि किस कहाँ से वो एवरेज नाप रहा है। ठीक है ना, ग्राउंड लेवल से नाप रहा है कि लेयर के, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हुई तो स्ट्रेटोपॉज आया, तो स्ट्रेटोपॉज से पूछ रहा है कि ग्राउंड से पूछ रहा है। वो चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे कल कल संडे था ना, तो कल अरे यूपी पीसीएस का आरओ का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, हाँ, आपको नेट पे वो पेपर मिल जाएगा। आप एक बार क्या कीजिएगा, उसको पेपर को लीजिएगा, और जितना मैंने आपको पढ़ाया है, करंट छोड़ दीजिए, करंट तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, और करंट तो आपको पढ़ना ही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी आप मैच कराइएगा। 90 to 95% आपको आपके सिलेबस, आपके नोट से मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि पेपर लीक हो गया, मतलब 9:30 बजे से एग्ज़ाम था और 8 साढ़े 8 बजे तक लोगों के हाथ में मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर आ चुका था। ठीक है, तो अब सोचिए यूपी संघ लोक सेवा आयोग की ये हालत है। खैर चलिए, लेकिन मेहनत करना अपने हाथ में है, मेहनत कीजिए। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर पढ़ाई किए रहेंगे, अगर आयोग एक्सेप्ट किया तो पेपर कैंसिल दोबारा होगा, नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर भाई अगर आप पढ़े रहेंगे और आप अच्छे से नंबर वहाँ पर टिक मार करके करके आएंगे तो फिर आपको कोई काट ही नहीं सकता।
अगर आप मान लीजिए 140 के पेपर में आपने 115 120 अटेम्प्ट ला दिया तो कोई नहीं आपको काट सकता, क्योंकि इससे ऊपर कट ऑफ जाएगा नहीं। 140 में 140 तो किसी के नहीं आ सकते, ठीक है ना। जो पेपर जिसके हाथ में आ जाएगा वो भी 140 में 140 लाने की कोशिश नहीं करेगा, 120 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। खैर चलिए हम लोग यहाँ आते हैं। तो मेसोस्फीयर में क्या है, फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर हाइट। नेक्स्ट लिखिएगा द टेम्परेचर, यानी कि हमने स्ट्रेटोस्फीयर में क्या देखा है, तापमान बढ़ गया था। ट्रोपोस्फीयर में देखा था 20 डिग्री से -60 डिग्री तक पहुंचा था। और फिर स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ा था, क्यों? क्योंकि ओजोन जो था वो डायरेक्ट सन रे के थ्रू हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है ना। इस वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ गया था। लेकिन अब फिर क्या होगा, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर कहाँ से, हीट कहाँ से मिलती है, जब अर्थ सरफेस से, कहाँ, अर्थ सरफेस से क्या होती है, रेज आती हैं सनलाइट, और ये टकरा कर जब रिफ्लेक्ट होती है तो इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या करती है, एटमॉस्फेयर जो है वो एब्जॉर्ब करती है। इस वजह से एटमॉस्फेयर हीटअप होती है। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे नज़दीक है, अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीक क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, तो वो सबसे अधिक हीटअप होगा। उसके बाद जब स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर के बाद है, तो वहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर घटना चाहिए। जो आइडियल कंडीशन है वो कहती है कि टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि टेम्परेचर घटने के बदले बढ़ गया। तो बढ़ने का रीजन क्या है स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर, कि वहाँ पर ओजोन लेयर मिलती है, और वो ओजोन लेयर डायरेक्ट क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब कर लेती है सन रेज से, ठीक। अब लेकिन जब हम स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर निकल जाएंगे तो वहाँ पर कोई ऐसी लेयर नहीं है, कोई ओजोन या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर वहाँ पर वही बिहेवियर होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे पहुँचेगी वही वहाँ पर हीटिंग करेगी। तो ट्रोपोस्फेयर ने पहले हीट ले लिया, फिर थोड़ा बहुत हीट स्ट्रेटोस्फेयर ने भी लिया। अब मेसोस्फेयर तक पहुँचते पहुँचते हीट की क्वांटिटी क्या हो गई, उसकी बहुत कम हो गई। जैसे मैंने बताया ना कि 10 बच्चों को खड़ा कर दीजिए और एक बोतल पानी दे दीजिए, कहिए जिसको जितना पीना है पीते जाओ, तो 10वें बस्ते तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा, 1 लीटर का पानी की बोतल का पानी ख़त्म। तो सबसे लास्ट वाले को हीट ही नहीं मिला, सबसे लास्ट वाले को हीट मिला ही नहीं। वही हाल यहाँ हो रहा है, ठीक। तो लिखिएगा टेम्परेचर अगेन डिक्रीज विथ height, temperature again decrease with height and reaches up to -90 डिग्री सेल्सियस। कितना, ट्रोपोस्फेयर में -60 तक जा रहा था और यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, -90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, कहाँ, मेसोस्फेयर में, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें नोट किया। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा इट्स मतलब मेसोस्फेयर की बात हो रही है। इट्स अपर बाउंड्री, अब अपर बाउंड्री जब मैं बोल रहा हूं तो एक बार आपको क्या करना होगा, अपने जो आपको स्ट्रक्चर मैंने बनवाया है, किसका, एटमॉस्फेयर का, तो वहां जब आप अपर बाउंड्री देखोगे तो मेसोस्फेयर की अपर बाउंड्री क्या है, मेसोपॉज है। मेसोस्फेयर की अपर बाउंड्री क्या है, मेसोपॉज। तो ये किसकी बात हो रही है, ये मेसोपॉज की बात हो रही है, ठीक। तो अपर बाउंड्री दी मेसोपॉज, अपर बाउंड्री द मेसोपॉज, क्या लिखेंगे इसके लिए, इज द कोल्डेस्ट, इज द कोल्डेस्ट पोर्शन, is the coldest portion of the atmosphere।
एवरेजिंग -90°C, although टेम्परेचर में वेरी, थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरी करेगा, लेकिन ये क्या है, तो आपसे अगर कभी कोई पूछे कि द कोल्डेस्ट रीजन या कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो आपका आंसर क्या आएगा, मेसोस्फेयर, या लेयर पूछेगा तो मेसोपॉज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नहीं, वो क्यों नहीं होगी अभी आपको पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिएगा। लिखिए रेडियो वेव्स, नहीं रेडियो वेव्स इसमें नहीं आएगा, रेडियो वेव्स उसमें आएगा, हाँ यहाँ मेट्रॉइड्स आएंगे। लिखिएगा मेटियोर्स, क्या, मेटियोर्स और फॉलिंग स्टार्स, जिसको टूटा तारा कहते हैं। ठीक है, मेटियोर्स और फॉलिंग स्टार्स, जिसको हम लोग आम भाषा में टूटा तारा कहते हैं, पर क्या होते हैं वो मेटियोर्स। मेटियोर्स आपको पता है, बचपन में पढ़ा होगा कि मेटियोर्स जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं उसी तरह से क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये पत्थर के टुकड़े हमने देखा, एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आपने पढ़ा था, कहाँ पर, जुपिटर से पहले एस्ट्रॉयड बेल्ट था ना। तो होता क्या, यानी कि हमारे आसमान में बहुत से छोटे छोटे ये प्लैनेट्स हुए, टुकड़े टूटे हुए क्या हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ। अब वो घूमते हुए कोई आ गया कहाँ पर, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के, जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ तक आ गया। तो जैसे उसके रेंज में आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, उसको अपनी तरफ खींच लेगी। यही होगा ना। मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ब्लैक वाली, ये क्या है, हमारी अर्थ है। अब इस अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे एक मैग्नेट है तो मैग्नेट के पास का मैग्नेटिक फोर्स है। तो अब उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स कुछ दूरी तक ही तो काम करेगी ना, वो तो उसके साइज और उसके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अब अगर उससे आप बहुत दूरी पर एक कील रखोगे तो उसको नहीं खींच पाएगा अपने पास, लेकिन जैसे ही आप कील को उसके नज़दीक लाओगे, यानी उसकी रेंज में आ गया, वैसे कील को अपनी तरफ खींचकर क्या करेगा, अपने से स्टिक यानी चिपका लेगा। वही यहाँ पर भी होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब मान लीजिए मेट्रॉयड अभी यहाँ पर है तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन और रेंज कहाँ तक है, ये इसकी रेंज है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या है, ये रेंज है। इसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जा रही है, निग्लिजिबल है, यहाँ तक उसको लग रहा है। अब ये मेट्रॉयड चलते चलते जैसे ही यहाँ आया, अब क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर काम करने लगेगी, तो ये क्या होगा, ये इधर मोमेंट इसका स्टार्ट हो जाएगा। जब ये इधर की तरफ आना शुरू करेगा तो जितना नज़दीक आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही बढ़ता चला जाएगा। भाई नज़दीक जितना ही अर्थ के नज़दीक आएगा उतना ही बढ़ेगा, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा तो फिर क्या करेगी, स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी उसकी, उस मेट्रॉयड की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अब ये मेट्रॉयड घूमते घूमते कहाँ तक आया, आ गया ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर कर गया। क्या कर गया, आ गया हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर कर गया। अब एटमॉस्फेयर में जैसे ही इंटर करेगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में बहुत मात्रा में क्या है, एयर है चारों तरफ। जब वो आसमान में यानी कि स्काई में घूम रहे यूनिवर्स में, तो वहाँ तो क्या है, कुछ है ही नहीं, वहाँ तो कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है। लेकिन जैसे ही वो कहाँ आ रहा है, एटमॉस्फेयर में आ रहा है, वैसे ही एयर उसको मिला। एयर मिला तो अब इतनी हाई स्पीड से जब वो एयर के मॉलिक्यूल से टकराते हुए आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन, यानी कि उस मेट्रॉयड में और एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और जब बहुत तेजी से स्पीड में होगा तो उस फ्रिक्शन की क्वांटिटी भी क्या होगी, मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। इतनी हाई मैग्नीट्यूड के फ्रिक्शन होने से क्या होगा, हीट डेवलप होगा। आप खुद ही, आप क्या करते हो, ठंड लगती है तो क्या करते हो, दोनों हाथ ऐसे रगड़ते हो,
क्यों रगड़ते हो? दोनों हाथों के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो हाथ के बीचों में क्या होती है? हीट डेवलप हो जाती है। करते हो ना ये चीज ठंड में, तो यही चीज वहां भी अप्लाई होती है। अब आपके हाथ की स्पीड क्या है? हल्की है। देखिए, आप खुद करके देखिए, आपके हाथ की स्पीड हल्की है तो आपको कम हीट होगा, और जितना तेज आप करोगे उतना ही तेज आपके हाथ में तेजी से क्या होगा? हीट डेवलप हो जाएगी। बस वही चीज यहाँ भी होता है। बहुत हाई स्पीड से मेट्रॉयड आता है, और वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है और फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होती है, और उस हीट डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है? उसमें लग जाती है आग। क्या लग जाती है भाई? हीट इग्निशन टेम्परेचर पहुंचा तो क्या लगेगी? आग लग जाएगी। और वो होता है हमसे कितना? 10-15 किलोमीटर दूर। कई बार तो वो उससे भी ऊपर है, हो सकता है 20-25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर हो हमसे, या उससे भी ऊपर। तो जब उतनी दूरी पर एक छोटा सा हमें कोई आग का गोला दिखेगा तो क्या होगा? छोटा सा ही दिखेगा। साइज भी छोटा, दूरी भी है तो और छोटा। तो हमें क्या लगता है कि कोई तारा टूट के गिरा, पर वो भाई आग कैसे दिखेगी? दूर से है तो वो तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन होगा। तो वो कैसा होगा? वो ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। वो दूर से क्या करेगा? ट्विंकल करता हुआ दिखेगा आग का गोला, लेकिन वो मूव करता रहेगा बहुत तेजी से। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ देखो, हमें क्या मिला? एक तारा का टुकड़ा दिखा टूटा हुआ, लेकिन वो तारा का टुकड़ा नहीं होता, वो होता है मेट्रॉयड। क्या होता है? मेट्रॉयड। अब देखिए, अब मेट्रॉयड जब मेसोस्फीयर में, तो हमसे कितना? कम से कम 50 किलोमीटर दूरी पर है। अगर मेसोस्फीयर मेट्रॉयड तो कम से कम हमसे 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या होगा? वो हमें छोटा सा एक टूटा हुआ तारा दिखेगा, तो हम उसको फॉलिंग स्टार कहते हैं या टूटा हुआ तारा कह देते हैं, लेकिन वो होते हैं मेट्रॉइड्स। ठीक है। जब वही बड़े साइज के होते हैं तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रॉयड। जब साइज बड़ा होता है तो उसको कहते हैं एस्ट्रॉयड, और छोटा साइज है तो मेट्रॉयड। ठीक है। तो मेट्रॉयड्स और फॉलिंग स्टार्स अकर्स इन दिस लेयर। तो इन दिस लेयर ही क्यों? ऐसा नहीं है कि वो मेसोस्फेयर तक आकर रुक जाएंगे, वो आकर गिरेंगे धरती पर ही, लेकिन मेसोस्फेयर तक आते आते उनमें आग लग चुकी रहेगी, और वो जलकर उनका अस्तित्व लगभग लगभग खत्म कार्बन से हो चुके रहेंगे। लेकिन वही अगर साइज बड़ा हो गया, बहुत हैवी साइज का हो गया, तो जल के ख़त्म नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं जाकर गिरेगा। गिरेगा तो अगर बहुत बड़ा गिरा तो गड्ढा बना देगा। जैसे एक बार कहाँ पर? महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड गिरा, जिससे वहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि आज वहाँ पर एक झील है। क्या है? झील है। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप पता कीजिए कि वो कौन सी झील है जो महाराष्ट्र में जो एस्ट्रॉयड के गिरने से बनी है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? मेट्रॉयड वाला जो फॉलिंग स्टार का जो एक्शन है वो हमें इसी में देखने को मिलता है। उसके बाद तो क्या है? एयर की डेंसिटी और है, ज़्यादा है, और इतनी जब ज़्यादा डेंसिटी होगी तो उसमें और ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, तो मेसोस्फेयर के नीचे आता है तो वो जलकर राख हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को किस में पढ़ना था? मेसोस्फेयर में पढ़ना था। इतनी सी बातें। तो अब अगर कंक्लूड किया जाए तो हमने 3 लेयर पढ़ा: ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद पढ़ा स्ट्रेटोस्फेयर, और उसके बाद पढ़ा मेसोस्फेयर। और इन तीनों को मिलाकर मैंने क्या बताया था कि इसको कहते हैं हम लोग कौन सा? होमो, क्या बताया था? होमोस्फेयर। क्या कहते हैं? होमोस्फेयर। और ये होमोस्फेयर नाम क्यों दिया गया? ये होमोस्फेयर नाम दिया गया है किस बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ क्या? कंपोजिशन ऑफ गैसेस।
तो ये देखिए, जो होमोस्फीयर एक ब्रॉडर व्यू है, जैसे कहा गया क्लास 10th, लेकिन उसके बाद क्या क्या आया, क्लास 10th का सेक्शन ए, क्लास 10th का सेक्शन बी, क्लास 10th का सेक्शन सी। तो सारे बच्चे एक ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो वो कंपोजिशन ऑफ द गैस यानी कि कंपोजिशन ऑफ द सिलेबस क्लास 10th। लेकिन उसमें क्या कहा गया, वो बच्चे जो 90 प्लस हैं वो सेक्शन ए में रहेंगे, तो ट्रोपोस्फेयर, यानी कि यहां पर गैसेज वही हैं लेकिन डेंसिटी ज़्यादा है, बिहेवियर अलग है। तो भाई 90 प्लस वालों का बिहेवियर अलग ही होगा। जो 80 से 90 के बीच में है वो कहाँ रहेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो सिलेबस वही है लेकिन जो लेवल है बच्चों का पढ़ने का वो बदल गया, लेकिन कंपोजिशन वही है गैसेस का। और मेसोस्फेयर जो कहाँ है, 70 से 80 वाले हैं वो मेसोस्फेयर। इस तरह से हमने क्या किया, एक सिलेबस के आधार पर, सिलेबस एक ही है तो क्लास 10th, यानी कि कंपोजिशन ऑफ गैसेज एक ही है तो होमोस्फीयर। इसके बाद क्या है, उस होमोस्फीयर में यानी क्लास 10th में अलग अलग परसेंटेज पे अलग अलग सेक्शन। तो बस जैसे जैसे उनका बिहेवियर बदलता गया, उन गैसों का कंपोजिशन मतलब क्या होता है, उनमें हर एक गैसों की मात्रा किस तरह की है, तो मात्रा उसी तरह की है, लेकिन उनमें ऊंचाई के हिसाब से बाकी जो है उनका बिहेवियर बदलता चला गया। तो जब बिहेवियर बदल गया तो इसको क्या कहा गया कि अलग अलग लेयर का नाम दे दिया, तो उसे अलग अलग सेक्शन बना दिए गए। तो ये हमने होमोस्फेयर के ब्रॉडर व्यू में देखा, तो होमोस्फेयर के हमने क्या कर दिए, तीनों लेयर पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं बाकी बचे हुए दो लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोस्फेयर, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। क्या पढ़ेंगे, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, चलिए तो इसको रब करते हैं और अब पढ़ते हैं हम लोग हेट्रोस्फेयर, जिसमें थर्मो और एक्सोस्फेयर पढ़ना है हमें। ओके, रब कर जाए इसको।